हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गवर्नमेंट जीएसटी से रिलेटेड फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए टाइम टू टाइम जीएसटी पोर्टल को अपग्रेड करती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कैम रुक नहीं रहे हैं। इस वीडियो में ऐसे 5 जीएसटी से रिलेटेड स्कैम डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में कि ना केवल आपको जानना और समझना जरूरी है, बल्कि आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है और इसको कंप्लीटली अवॉइड भी करना है। तो सबसे पहला जीएसटी स्कैम जो कि स्कैमर कर सकता है वो होता है किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चोरी करके करना। अब पर्सनल की आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होता है पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दोस्तों, ये जो स्कैमर फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो किसी भी तरीके से पर्सन की इस इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स को चोरी कर सकते हैं और उसके आधार पे एक फेक जीएसटी नंबर ले सकते हैं और जीएसटी पोर्टल पे इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में दोस्तों वो बोगस परचेज या सेल्स के ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करके फ्रॉडुलेंट तरीके से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये आईटीसी जो उन्होंने फ्रॉड तरीके से क्लेम की है, इसको वो किसी ऐसे पर्सन को पास ऑन करते हैं जो कि अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है और बदले में दोस्तों उससे एक मोटी रकम वसूल करता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी कि 2 पर्सन के साथ में ये आइडेंटिटी थेफ्ट बेस्ड जीएसटी स्कैम हुआ है। इनकी ये आइडेंटिटी चुरा करके इन लोगों ने फेक जीएसटी नंबर लिया और उस पर एक हैवी ट्रांजेक्शन्स दोस्तों किया हुआ है परचेस का, जिससे कि वो फेक तरीके से आरटीसी क्लेम कर सके। तो आप चाहें तो इस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आकर के आप स्टडी कर सकते हैं और इसमें एक हैवी ट्रांजैक्शंस दोस्तों इनके जीएसटी नंबर पे रिपोर्ट किया गया है। तो इन दोनों पर्सन को कैसे पता लगा कि इनके नाम पे जीएसटी नंबर लिया गया है और साथ में इतनी हैवी अमाउंट के ट्रांजेक्शंस किए गए हैं। तो जब ये आईटीआर को फाइल करने गए और एआईएस को जब इन्होंने चेक किया तो वहां पर ये जीएसटी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस उनको रिफ्लेक्ट हुआ। नॉर्मली आप भी जब भी आईटीआर फाइल करते हो तो आपको अपने एआईएस टीआईएस चेक करके तभी फाइल करना होता है। यहाँ पे दोस्तों जब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में आओगे तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिखता है जीएसटी परचेजेस का, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल कितना जीएसटी का परचेस किया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों अमाउंट दिख जाता है। तो जब ये अमाउंट दिखा तब इनको रियलाइज हुआ कि हमने जीएसटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं की हुई है, फिर ये क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर हुआ और उन लोगों ने साइबर पुलिस को इसकी कंप्लेन करी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो यहाँ पे आपको भी क्या करना है, ये पता लगाना है कि आपके नाम पे क्या कोई फेक जीएसटी नंबर ले रखा है या फिर वो सेल्स और परचेस की ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये इनकम टैक्स पोर्टल से ही पता लग जाएगा। आप टाइम टू टाइम इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा दोस्तों अपडेट होता रहता है। और दूसरा ये कि आपको जीएसटी पोर्टल पे आना है, यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों सर्च बाई पैन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। पैन नंबर इंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड आप डालेंगे, देन आपको सर्च पे क्लिक करना है। यदि कोई भी फेक जीएसटी नंबर आपके पैन नंबर पे रजिस्टर हुआ है तो दोस्तों उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार के केसेस जब भी दिखते हैं तो आपको तुरंत साइबर पुलिस को, साइबर क्राइम वेबसाइट पे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, इवन जीएसटी डिपार्टमेंट को भी सूचित करना है। यदि आप जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो तो भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों की, आपको यदि बोगस जीएसटी परचेस या सेल्स को पता लगाना है तो आप इसकी रिकॉन्सिलेशन पोर्टल पे कर सकते हो। जैसे जीएसटीआर 1 में आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट की हो वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉन्साइल जरूर करें जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले। और दूसरा ये कि जो आपका 2B है उसको भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉन्साइल करना है। अब तो आईएमएस डैशबोर्ड भी दोस्तों आ चुका है पोर्टल पे, आप वहां पे एक्शन भी ले सकते हैं। सेकेंड जो स्कैम हो सकता है वो होता है जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा। ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि जीएसटी डिपार्टमेंट में भी कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा कि इस तरीके का स्कैम किया जा रहा है कि वो जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनकी सेल्स, परचेस और सप्लायर्स की डिटेल और प्राइसिंग की डिटेल्स वो किसी ऐसे पर्सन को शेयर कर रहे हैं जो कि वो कॉम्पिटिटर हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब जो कॉम्पिटिटर है ना वो इस डेटा के साथ में फ्रॉड कर सकता है। नॉर्मली कॉम्पिटिटर हमेशा चाहता है कि सामने वाली जो पार्टी है वो जो भी प्रोडक्ट जिस भी प्राइस पे बेच रहे उस प्राइस को कम कर दे, जिससे कि जो उसके कस्टमर हैं वो उसके पास में चले जाए। तो जो ओरिजिनल ट्रेडर है जो कि उस प्रोडक्ट में डील कर रहा है वो नॉर्मली धीरे धीरे मार्केट से किक आउट हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर के पास में पैसा है तो वो कोई भी डेटा को खरीद सकता है मार्केट से और उसको वो मिस यूज कर सकता है। दोस्तों इस रिपोर्ट को भी आप स्टडी करने के लिए सीए वैली की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप इस पूरे रिपोर्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल सेलिंग ट्रेडर्स डेटा टू राइवल्स फॉर मॉनेटरी गेन्स
अलीगेड सीए बॉडीज। यहाँ पे दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो एसोसिएशन बॉडी है, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भेजा है, इस तरीके के स्कैम हो रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। और दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि वो भी इस मैटर पे अपना ध्यान लगाए। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एलिगेशंस लगाई हुई है कि जीएसटी डिपार्टमेंट में जो जीएसटीआर 1 का जो डेटा है, 3 महीने के लिए वो लोग 8 से 10 हजार रुपए चार्ज करते हैं इस डेटा को किसी भी कॉम्पिटिटर को सेल करने के लिए। और जीएसटीआर 3 का 3 महीने का डेटा सेल करने के लिए लोग 15,000 रुपीज का जो है चार्ज लेते हैं। और जो राइवल्स कंपनी है, जो राइवल सप्लायर्स हैं, वो प्राइस को कम करके इसका वो लोग बेनिफिट उठाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फेक इनवॉइस एंड आईटीसी स्कैम। ये स्कैम बहुत पहले से दोस्तों चली आ रही है, इसके वजह से जीएसटी पोर्टल को टाइम टू टाइम इंप्रूव किया जा रहा है और काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के स्कैम्स जो है टोटली खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। यहाँ पे कोई कंपनी एक्स है जो फ्रॉड तरीके से रजिस्टर हुई है जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे एक कंपनी बी है जो कि एक रियल जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। अब इस पर्सन को क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को सेव करना है। अब इसे 18,000 रुपीज का आईटीसी क्लेम चाहिए, वो भी फ्रॉड तरीके से। अब यहाँ पे जो कंपनी बी है वो कंपनी एक्स को कंसल्ट करती है कि भाई हमें आईटीसी जो है बाई करना है, आप कितना कमीशन लोगे, कितना प्राइस लोगे बता दो, और हम जो है अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कंपनी एक्स है ये कोई भी फिजिकल गुड्स का मूवमेंट नहीं कर रही है, फेक तरीके से वो जीएसटी इनवॉइसेस को रेज करती है और जीएसटीआर 1 में उसकी रिपोर्टिंग करके उसकी फाइलिंग करती है। अब इस कंपनी बी को क्या होता है, उसकी आईटीसी जो है मिल जाती है और फेक इनवॉइसेस भी रेज किए जा सकते हैं। इससे बचने के लिए जीएसटी पोर्टल पे आप लोग के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी निकाली गई है, आईएमएस डैशबोर्ड, इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड। तो जब आप 2B को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल कर लेते हो तो आपको आईएमएस डैशबोर्ड में एक्शन लेने को मिल जाता है। यहाँ पर आप ऐसे इनवॉइसेस को सॉर्ट आउट करो जिसका कि आपके साथ कोई लेना देना नहीं, आपने उस पार्टी से कभी कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है और उसका जो ट्रांजेक्शन है वो 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब आईएमएस डैशबोर्ड में भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो आपको यहाँ पे B2B के लिए दोस्तों यहाँ पे एक्शन लेने के लिए मिलता है, आप उसको रिजेक्ट कर दो या फिर आप उसको पेंडिंग में डाल दो। जैसे ही आप इसको रिजेक्ट करोगे आपके ये 2B में नहीं जाएगा और 3B में भी आप इसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, या फिर आप पेंडिंग में भी डालोगे तो भी 3B में नहीं जाएगा। तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हो, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे टैक्स पेयर क्या करते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं, आईएमएस डैशबोर्ड को बिना चेक किए हुए जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी इनवॉइसेस आपकी 2B में आती हैं जो कि हो सकता है कि वो फेक वाली इनवॉइसेस हो जो कि रेस की गई हो, ठीक है, या गलत तरीके से आपके इसमें 2B में आ चुका है, तो आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट स्कैम जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर भी दोस्तों ब्राइब लेकर, घूस लेकर के इसके रिफंड इशू किए जाते हैं। सबसे पहले तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। इसमें रॉ मटेरियल से कोई भी फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका जीएसटी रेट्स ज्यादा होता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका जीएसटी रेट कम होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स एप्लीकेबल होते हैं। मान लीजिए रॉ मटेरियल 1 लाख रुपीज का बाई किया गया, 18% का जीएसटी रेट पे किया गया 18,000 रुपए, उस प्रोडक्ट को 1,10,000 रुपीज पे सेल किया जा रहा है, 5% की जीएसटी, ठीक है, पे करनी है, 5,500 आया। यहाँ पे आईटीसी कितना अवेलेबल है, 18,000, आपको पे कितना करना है, 5,500। यहाँ पे जो आईटीसी एक्यूमुलेट हो रही है 12,500 की, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देख रहे हैं। अब ये जो आईटीसी है रिफंडेबल है एज पर जीएसटी लॉ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिफंड करते समय प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि 1 नवंबर 2025 से गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि 90% जो ये अमाउंट है ना, इसका 90% 7 डेज के अंदर रिफंड इशू कर दिए जाएंगे जब आप इसको अप्लाई करोगे। 10% के लिए सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, तो जो अमाउंट होल्ड पे रखा गया है उसमें ही ब्राइब के केसेस आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 वो है जीएसटीआर 1 का जो टेबल नंबर 9B है, जिसमें कि आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसमें एक लूप होल दिखाई दे रहा है जिसका कि फायदा स्कैमर्स या फ्रॉडर्स उठा रहे हैं। तो 9B में आपको ये दोनों पॉइंट तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टेबल नंबर 9B को जब आप क्लिक करोगे
और ऐड रिकॉर्ड पे आप जाते हो तो आपको उस पार्टी का जीएसटी नंबर इंटर करना है जिसने की गुड्स रिटर्न की हुई है या फिर आपसे ज्यादा अमाउंट की जो है बिलिंग हो गई है या फिर ज्यादा रेट की बिलिंग हो गई। ऐसे केस में क्रेडिट नोट आप इशू कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप अपडेट करते हो, यहाँ पार्टी का नाम आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट का नंबर मेंशन करना होता है, यहाँ पे उसकी डेट मेंशन करनी होती है, नोट की टाइप क्या है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है कि क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट है। इसके बाद आपको यहाँ पे नोट की वैल्यू इंटर करनी पड़ती है कि कितने अमाउंट का आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो है सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी रेट का क्रेडिट नोट आप इशू कर रहे हैं उस रेट के सामने वैल्यू इंटर करना होता है। लेकिन आपको यहाँ पे कहीं भी दोस्तों ओरिजिनल इनवाइस का नंबर, ओरिजिनल इनवाइस की डेट यहाँ पे मेंशन नहीं होती जिसके अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट इशू किया जाए। अब इसी लूप होल का जो फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स है वो फायदा उठाकर वो 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज के ऐसे छोटे छोटे क्रेडिट नोट्स वो क्या करते हैं, बहुत सारे जीएसटी नंबर्स पे वो सेंड करते हैं, अपडेट करते हैं। उसके पहले वो GSTR 1 को भी फाइल कर सकते हैं फेक तरीके से और यहाँ पे क्रेडिट नोट में भी डालकर वो आईटीसी से रिलेटेड फ्रॉड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक टैक्स पेयर है या फिर जो अकाउंटेंट है वो छोटे छोटे अमाउंट को उतना केयरफुली ध्यान नहीं देते हैं। ये तब पता चलता है जब आप रिकॉन्सिलेशन करते हो। आईएमएस डैशबोर्ड में क्रेडिट नोट के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन निकाल दिया गया है कि आप ऐसे क्रेडिट नोट जिसको कि आपने रिकॉन्साइल करने के बाद पाया कि वो उसका आपसे साथ कोई लेना देना नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो या उसको आप पेंडिंग में डाल सकते हो। ये फैसिलिटी है, पहले एक्सेप्ट और रिजेक्ट का था लेकिन अब यहाँ पे पेंडिंग भी ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से रिकॉन्सिलेशन अपना जरूर करें, इस प्रकार के स्कैम से आपको बचना है। तो बाद में यदि जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करता और उसको पकड़ता है तो फिर आईटीसी तो रिवर्स करनी पड़ेगी, साथ में पेनाल्टी भी पे करना और कभी कभी प्रोसिक्यूशन भी लग सकता है। तो इन स्कैम से आपको बच के रहना है, इसके लिए आपको एकदम अलर्ट हो जाना। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।